दिया जाए, और तब से इसी नाम से ये दिया जाता है। और ये 10वां पुरस्कार है। राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान का ये 10वां पुरस्कार है। इसके पहले किरण सिंह के बाद में हम लोगों ने ये दिया था पुरस्कार, आकांक्षा पारे जी और टेकचंद जी को मिला था। फिर प्रकृति करगेती को मिला, पंकज सुबीर, योगिता यादव, कैलाश वानखेड़े, प्रत्यक्षा को मिला, अनिल यादव को मिला, प्रीति प्रकाश को मिला, कामेश्वर जी को मिला, फिर जयश्री राय और प्रमोद राय को मिला। और अब इस वर्ष जो है ये मिल रहा है ट्विंकल रक्षिता और विजयश्री तनवीर को। और स्पेशल जूरी अवार्ड, जैसा कि निर्णायक आबिद सूरती जी का विचार था, तो वो शुभम नेगी को उनकी कहानी परछाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, दिया जाएगा। ये जो हमारे निर्णायक हैं, वो निर्णायक भी हमारे सब बड़े विशेष निर्णायक रहे हैं। पहला जो निर्णय हुआ था उसके निर्णायक तो पंकज, ये संगम पांडे थे, हम थे, और उसको तय किया था अंत में राजेंद्र जी ने ही। तो वो राजेंद्र जी के ही द्वारा दिया गया किरण सिंह का को पुरस्कार था। फिर मनु भंडारी ने तय किया, फिर असगर वजाहत जी ने तय किया, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का भी इसमें निर्णय रहा, निर्मला जैन, उदय प्रकाश, संजीव, अखिलेश, और पिछला पुरस्कार गीतांजलि श्री ने तय किया था, जो जयश्री राय और प्रमोद राय को दिया गया था। तो और इस बार आबिद सूरती जी हैं। और अब मैं चाहूँगा कि आबिद सूरती जी मंच पर आएँ, अपना स्थान ग्रहण करें, और जो ट्विंकल रक्षिता हैं, विजयश्री तनवीर हैं, शुभम नेगी हैं, आप सब लोग मंच पर आएँ। और हर बार की जो परंपरा रही है कि हम लोग जो हंस के जो विक्रेता होते हैं, उनमें से भी जो जिनका सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहता है और जो सबसे ज़्यादा हंस को के बेचने में और उनकी चीज़ों को प्रचारित करने में भूमिका निभाते हैं, इस बार वो पुरस्कार ज्ञानदीप रांची को जा रहा है। और प्रदीप कुमार बर्मन जी इस पुरस्कार को अपनी संस्था की तरफ से लेंगे। और ये 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं हंस के साथ में, और हंस को रांची में और अन्य जगहों पर ये वितरित कर रहे हैं। तो मैं बर्मन जी को भी, उनसे भी आग्रह करूंगा कि बर्मन जी आएँ। आ गई? हाँ, और रोहिणी जी को भी मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आज रोहिणी जी जो है वो वही इन कहानियों पर अपनी टिप्पणी देंगी। मैं, आप कृपया आएँ मंच पर। ये कहानियाँ जो हमारे पास में आई और जो अंत में आबिद जी ने जिनका चुनाव किया, तो 12 कहानियाँ थीं, और 12 कहानियों में निधि अग्रवाल की 5वें पुरुष की तलाश थी, अनुराग अन्वेषी की नई ईदगाह थी, विजयश्री तनवीर की गांठ थी जो पुरस्कृत भी हुई, उस गोलार्ध से ये कविता की कहानी थी, फिर मछली के कांटे किंशुक गुप्ता की कहानी थी, अंशु मालवीय की कहानी थी भोंपू, मैसेंजर थी राकेश बिहारी की कहानी, फरजाना महदी की कहानी थी बानो, लेनेट और वह तस्वीर देवेश पतसारिया की कहानी थी, परछाई शुभम नेगी की कहानी थी, एक चट्टान गिरती है खामोशी की नींद में ट्विंकल रक्षिता की कहानी थी, और येनपक कथा बूढ़े छाते वाला या अनामिका अनु की कहानी थी। ये तमाम कहानियाँ हम लोगों ने आबिद जी के पास में भेजी थी, और उसमें से आबिद जी ने ये जो निर्णय लिया वो आपके सामने है। तो अब ये जो कहानियाँ आई थी, शुभम नेगी की कहानी,
वो कहानी एक ऐसे विषय पर लिखी गई थी जो जिस पर अपेक्षाकृत बहुत कम लिखा गया है। ये समलैंगिकता के ऊपर में इनकी कहानी थी। जो हमारे विजय श्री तनवीर की कहानी थी वो जातिवाद को एक नए सिरे से डिफ़ाइन करने वाली कहानी थी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि जो इसमें एक आधुनिक सोच होनी चाहिए, वो जो लड़की थी, बच्ची जिसकी निगाह से वो पूरी कहानी चलती है, वो अंत में जब वो अपने पिता की तुलना करती है, वो एक कौन अखिलेश भैया थे जो उसके साथ में वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और अचानक अपना पिता उसको उस तरह का लगता है, तो वो कहानी अचानक जो है कहीं बहुत सामान्य तरीके से कही जाने वाली एक गांव देहात की कहानी जिसमें एक बच्ची की निगाह से सारी चीज़ें चल रही हैं, वो अचानक बहुत ऊपर पहुंच जाती है। और उसका ये बोध जो है वो बहुत ही कमाल का बोध था। तो इसलिए वो कहानी बहुत अच्छी लगी। और जो कहानी है ट्विंकल रक्षिता की, वो छोटे शहरों में, उसमें बड़े छोटे छोटे न्यूआंसेस हैं। एक जगह बाप जो है वो बेटी से कह रहा है, जिसके साथ में एक बलात्कार किस्म की चीज़ घटित हो चुकी है, कि क्या हाय तौबा मचाए हुए हो, कोई छू देने से कोई गर्भवती थोड़े हो गई। और फिर कहता है कि सारा खेल बिगाड़ दिया। तो ये जो सारा खेल बिगाड़ दिया, वो उसके पिता का लोभ जो एक कोठी के ऊपर लगा हुआ है, एक स्त्री के की संपत्ति के ऊपर में, जिसके बेटे ने उसकी बेटी के साथ में ये गलत हरकत की है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वहाँ का रहने वाला आदमी वही समझ सकता है। वो शायद दूर बैठे हुए लोग, उनको समझने में ये दिक्कत होगी कि ये क्या कह क्या रही है। तो वो बहुत गंभीरता से पढ़ी जाने वाली कहानी है। बहरहाल कहानियों पर बोलने के लिए बहुत लोग हैं, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब मैं चाहूँगा कि रचना जी आएँ और पहले पुरस्कार हम लोग दे दें। अब देना ही है तो दे ही दिया जाए। अच्छा, तो आबिद जी, ये आप बताइए पहले किसको दिया जाए। वहाँ आप निर्णायक हैं, हमारा क्या है। बेटर यहीं से बैठे बैठे कोई आपसे शुरू करें। नहीं नहीं, आप चाहते क्या? जो नंबर दिए हुए मैंने पहले ट्विंकल को दे, वैसे भी लेडीज फर्स्ट। अरे आई 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 सॉरी। उसमें कुछ धन होगा निश्चित रूप से। तो बाहर में एक दो नकाबपोश हैं, मौजूद हैं। जी नहीं, देखिए आजकल तो लिखित ही होता है ना, आज धन तो होता नहीं है। वो तो लिखा जाता है कि इतने रुपए के बराबर की राशि देने का हम वादा करते हैं। तो वो तो एक प्रॉमिसरी नोट ही होता है। इसमें पता चल चुका है सबको कि क्या है। थैंक यू सर। आप निकल जाओ उधर से।
अब जी अरे बर्मन साहब को आगे अब हम सभी पुरस्कृत सज्जनों से, देवियों से आग्रह करेंगे कि आप आएं और आकर के दो शब्द अपने बारे में, अपनी रचना के बारे में और कैसा लग रहा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर करें। मैं शुरुआत नेगी जी से करना चाहूँगा। संजय सर, शुक्रिया। मेरे लिए पहली दफ़ा है कि मैं ऐसे किसी भी कार्यक्रम में आया हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही आई डोंट नो, थोड़ा नर्व्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हंस का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस कहानी को पुरस्कृत होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया। ये मेरी पहली कहानी है, जो मैंने जो लिखी है वो पहली कहानी है, तो मेरे लिए थोड़ा और ख़ास हो जाता है कि इस कहानी को इस काबिल समझा गया कि इतने बड़े सम्मान के लिए इसको शॉर्टलिस्ट किया गया। तो उसके लिए संजय सर, आपका, वीना मैम और सभी आबिद सर का विशेष रूप से बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद सर का इसलिए भी शुक्रिया कि उन्होंने मुख्य सम्मान के अलावा एक स्पेशल जूरी अवार्ड के लिए इस कहानी को चयनित किया। तो मैं बहुत ही हर्ष महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ, इसलिए भी कि ये कहानी जिस विषय पर है, इस विषय पर जैसा कि संजय सर ने भी कहा कि अपेक्षाकृत थोड़ी कम कहानियाँ लिखी गई हैं, कम साहित्य हिंदी में हुआ है। तो इस ऐसी कहानी को ना सिर्फ प्रकाशित होना पर उसको एक पुरस्कार भी मिल जाना, ये बहुत ही हम सब के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए बहुत ही आई थिंक गर्व की बात है। तो इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। विजयश्री मैम और ट्विंकल, आपको बहुत बहुत बधाई मुख्य सम्मान के लिए। दोनों की ही कहानियाँ बहुत ज़्यादा बेजोड़ हैं और बहुत ही मार्मिक हैं। आपको बधाई। अगर मैं कहानी के बारे में अपनी बात करूं तो एक वियतनामी अमेरिकी लेखक हैं, ओशियन वोंग। उनकी एक किताब है, उनका उपन्यास है ऑन अर्थ वी आर ब्रीफली गॉर्जियस। उसमें वो कहते हैं कि इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लुक। इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री डिपेंडिंग ऑन हु यू आर। यह एक सुंदर देश है, निर्भर करता है कि आप किस तरफ देख रहे हैं। यह एक सुंदर देश है, निर्भर करता है कि आपकी पहचान क्या है। और आई थिंक ये सिर्फ उन्होंने ये अमेरिका के बारे में कहा है, पर ये सिर्फ अमेरिका नहीं, भारत जैसे और भी कई देशों पर लागू होता है यह तथ्य। बहुत सारे ऐसे देश हैं, जिस भी देश में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको हमने एक सदियों से उनको दरकिनार कर रखा है, और वह देश खूबसूरत तभी लगेंगे जब हम उन वर्गों पर से नज़र हटाकर देखेंगे। इस कहानी को लिखने की मंशा सिर्फ यही थी कि ऐसे ही एक वर्ग जो कि क्वेयर समुदाय है, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाली जाए, उनके जो भी संघर्ष हैं उनको बाहर लाया जाए, उनको थोड़ा मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। इसी मंशा के साथ यह कहानी लिखी थी। अभी हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में भी, हिंदी सिनेमा में भी बहुत सारी, अब पिछले 2-3 सालों में जब से OTT आया है, बहुत सारे समलैंगिक कैरेक्टर्स और जेंडर और सेक्सुअलिटी के ऊपर काफ़ी पिछले समय से थोड़ा ज़्यादा बात हो गई है। पर फिर भी एक विरोधाभास है वहाँ पर भी। एक मशहूर अभिनेता है हिंदी सिनेमा के, जिन्होंने एक समलैंगिक विमर्श पर एक फिल्म बनाई। उसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान उनसे कुछ तो किसी ने पूछा, तो उन्होंने उसका आंसर देते हुए, उन्होंने उसका उत्तर देते हुए कहा कि धारा 377 के हटने के बाद देश काफ़ी सुधर गया है और अभी तो समलैंगिक विवाह भी वैध हो चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे ये लगता है कि इस इंसान ने मुख्य धारा की 2.5 घंटे की फिल्म बनाई,
जिसमें वह एक समलैंगिक किरदार प्ले कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने बहुत सारा रिसर्च भी किया होगा उस कैरेक्टर को लेकर और वो सब। उसके बावजूद वो यह नहीं जानते हैं कि धारा 377 हटने के बाद भी विवाह वैध नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वैध नहीं है। और फिर मैं सोचता हूँ, इसको सोचते सोचते मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है। ऐसा तो नहीं है कि उस इंसान की मंशा गलत है, तो ऐसा क्यों है कि वह जानता नहीं है इस बारे में। और तब मुझे बस यही रियलाइज़ होता है कि जो हेट्रोसेक्सुअल संबंध हैं और हेट्रोसेक्सुअल जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही नॉर्मलाइज्ड हैं। और वह इतनी नॉर्मलाइज्ड हैं जैसे कि हमारे अराउंड कुछ भी होता है, जैसे हवा होती है, तो जब तक हवा हमसे छीन नहीं ली जाती है तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमारे अराउंड हवा थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो हेट्रोसेक्सुअल जो संबंध है वो इतने ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड हैं जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं लगता है कि विवाह की और भी बहुत सारे जो कानूनी जो अधिकार हैं उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो आई थिंक हम लोगों को, साहित्य के जितने भी लोग हैं और फिल्मों के जितने भी लोग हैं, उनको इस जड़ता को तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक बेहतर समाज बनाने की ज़रूरत है। और आखिर में बस यही बोलूँगा कि हम आज इस मंच से बोल पा रहे हैं इस विषय के बारे में और ऐसी कहानी ना बस प्रकाशित हो रही है पर उसको सम्मान भी मिल रहा है, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय इसको भी, जो हमसे पीछे जो लोग आए हैं जिन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया है लैंगिक अधिकारों को लेकर। बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे अनाम लोग हैं। उन लोगों का बहुत बड़ा महत्व है कि आज हम खुलकर इस विषय के बारे में ऐसे मंच के ऊपर से बोल पा रहे हैं। तो यह जो कहानी है और यह जो सम्मान है यह उन्हीं को समर्पित है। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस कहानी को सम्मान देने के लिए। संजय सर शुक्रिया, आबिद सर बहुत शुक्रिया। विजय श्री जी। पहले मैं सबको देख लूँ। सबका आभार है और अभिवादन सबसे पहले आबिद सुरती साहब जैसे अजीम आदमी मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। रोहिणी अग्रवाल मैम बहुत ही उदार मना है और वो मैं उन्हें ऐसा क्यों कह रही हूँ वो जानती हैं। प्यारी ट्विंकल बहुत बधाई, शुभम को बहुत बधाई। यहाँ बहुत अजीम तरीन मुकद्दस लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और हंस कथा सम्मान, मतलब बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से लगने लगा था। क्यों लगने लगा था कि मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी सारी चिट्ठियाँ मुझे मिली। हस्तलिखित चिट्ठियाँ मिलना इस समय बहुत मायने रखता है। दूसरा मेल मिले, हर रोज़ 10-12 कॉल्स आना बहुत मामूली सी बात हो गई थी। मेरे साथ क्या था कि मैंने, इससे पहले मेरी किताब आ चुकी है अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार, और मैं पत्रिकाओं में छपने को लेकर इतनी आश्वस्त नहीं थी कभी भी। तो मैंने वो किताब ऐसे ही आ गई मेरी, बिना कोई भी कहानी कहीं प्रकाशित हुए, क्योंकि दोस्तों ने कहा बड़े लंबे प्रोसीजर होते हैं, ये होता है, अगर आपका कोई रुबाबदार बंदा आपके साथ नहीं है तो आपकी कहानी छप ही नहीं सकती है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहा गया। हालांकि उसके पहले आजकल में एक कहानी आई थी, रेणु जी शुक्रिया। तो वो कहानी हालांकि किसी किताब में नहीं है जो आपको दी थी, तो मैंने कभी दिया ही नहीं। और मुझे लगने लगा, और मेरे कुछ तजुर्बे भी थे, निजी तजुर्बे जो बहुत बुरे थे इसको लेकर। तो उसके बाद मेरे एक अजीम तरीन यहाँ दोस्त बैठी हैं, योगिता यादव जी। योगिता ने मुझे कहा ये बहुत गलत है, तुम अच्छा लिखती हो और अपनी कहानियाँ पत्रिकाओं को अगर नहीं दोगी तो तुम पीछे रह जाओगी, और ऐसे कैसे मतलब शाया होगी, लोगों के बीच में कैसे प्रकाशित होगी, लोग कैसे जानेंगे तुम्हें। तो मैंने हिम्मत करी और मैंने ये कहानी संजय सर को भेज दी। अब मुझे लगा था बहुत दिन लगेंगे, आएंगे, मतलब मैं लिखने में बहुत काहिल हूँ बहुत, लेकिन लिखकर उसका इंतज़ार करने में बहुत ही बेसब्र हूँ। तो मैंने कहा वेट करना तो बड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने संजय सर को नेक्स्ट मंथ ही मैसेज किया, सर कब तक बता देंगे। सर ने कहा 15 दिन और लेंगे और हम आपको बता देंगे। फिर मैसेज आया कि आपकी कहानी चुन ली गई है कि हाँ हंस में छपेगी। बहुत खुशी हुई, छपने की बहुत खुशी थी, और हंस पुरस्कार मिलने की तो खुशी सोचिए क्या ही होगी। तो फिर कहानी छपी और मैं बहुत खुश हुई कि छप गई। लोगों के मैसेजेस, कॉल्स, संदेश रोज आते ही थे, बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद से हौसला बढ़ा, कम से कम हंस में छपने के बाद हौसला बढ़ा, और मैंने फिर पाखी को कहानी भेजी। अगली कहानी भी बहुत चर्चा हुई, तो मुझे लगने लगा कि पत्रिकाएं बड़ी अच्छी चीज़ है और मुझे देनी चाहिए यहाँ पर।
फिर उसके बाद जब हंस के लिए चुन ली गई तो बहुत ही अच्छा, मतलब मैं बहुत खुश थी। बहुत एक बार फिर से आभार हंस का कि मुझे चुना। गांठ मैंने कैसे लिखी ये भी बड़ी अजीब सी बात है। गांठ मैं कुछ और लिख रही थी और कुछ और लिखा गया। ऐसा भी कई बार शायद लेखकों के साथ होता होगा। मैंने जब गांठ लिखी थी तो मैंने उसे एक आम सी बच्ची की एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो मैंने कहानी लिखी थी कि बच्चे लोग कैसे होते हैं। मेरे साथ जो हुआ मैं उसके हिसाब से कह रही हूँ कि बच्चे कैसे होते हैं ना, हम उनके सामने अपनी कुंठाएं रख देते हैं, अपने लाड़, अपने आशंकाएं, अपने डर, अपनी खुशी सब कुछ रखते हैं। तो वो शायद हम इतने किसी आवेश में उनको कह देते हैं और वो बच्चे कितनी संजीदगी से उसको लेते हैं ये हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ये मैं यूँ कह रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी नानी माँ एक बहुत ऊंचे उससे बिलोंग करती थी, है ना। वो उनके जो पिताजी थे वो जीवाजी राव सिंधिया के उसमें दीवान हुआ करते थे राज में। तो उनको उस समय एक हारमोनियम मिला था, एक गाना गाने के लिए, भजन गाने के लिए हारमोनियम मिला और वो उनके लिए वो लॉर्ड इरविन साहब ने उनको दिया था। तो वो उनके थाती थी ज़िंदगी भर की, उसे वो बहुत सम्मान के साथ हमें छूने भी कभी नहीं देती थी और सुबह सुबह खूब अच्छे से भजन गाती थी। तो वो हारमोनियम मुझे यहाँ मेरे बसा हुआ था। तो नानी कब छूने देगी, नानी छूती थी तो मेरे को अपनी फिंगर के साथ ही उसको छूने के लिए कहती थी। तो नानी ने एक दिन कहा, मैंने कहा नानी मुझे बजाना है। तो नानी कहती थी जब मेरा दम निकलोगे ना तो ये दे जाऊँगी। मतलब वो उनकी भाषा थी कि तुझे दे जाऊँगी जब मेरा दम निकलेगा। अब मैंने उस दिन से लेकर इतने दिनों तक नानी के दम निकलने का ही इंतज़ार किया कि नानी का कब दम निकलेगा और कब मुझे ये हारमोनियम मिलेगा। और हालांकि नानी वो कहकर भूल गई कि जब मेरा दम निकलेगा तो वो हारमोनियम मुझे मिलेगा। और इस बीच मैंने ऐसे कुछ कर्म किए कि जिसकी वजह से नानी का हारमोनियम मिलना तो दूर, मेरी शक्ल देखना उन्होंने पसंद नहीं किया। तो खैर नानी चली गई, दम निकल गया। हारमोनियम पता नहीं कहाँ होगा, किस कोने में होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतने सालों 17 साल वो हारमोनियम मेरे दिल में बसा रहा कि वो मुझे मिलेगा। छोटी सी बच्ची थी मैं, 6-7 साल की। ऐसे एक वाक़या अपने पति देव की डायरी में मुझे मिलता है कि उनके चाचा जी हुआ करते थे और वो उनको हर संडे आते थे, हर इतवार उनके यहाँ आते थे, कहते थे पतंग लाऊंगा और हुचका लाऊंगा। तो हर इतवार आता था, चाचा जी आते थे, पतंग ना आता था, हुचका भी नहीं आता था। तो वो उनको लगता था कि चाचा शायद अगली बार आएंगे, अगली बार लाएंगे। तो बच्चे ने मन में वो बात रख ली और उसका इंतज़ार 7 दिन तक कैसे किया होगा ये है। और इसी तरह मैं क्यों जोड़ रही हूँ इसको कि इसी तरह बंसरी के साथ एक छोटा सा हादसा हुआ कि उसके पिता और माँ का झगड़ा हुआ और पिता ने कहा कि हम ये घर छोड़ देंगे। और वो रात, वो शायद पिता ने आवेश में कहा होगा, लेकिन वो रात बंसरी के ऊपर कितनी भारी बीती। उसने रात कैसे बिताई, कैसे उसे घर के बाहर उसने दरवाज़ा बंद करके वो बैठ गई। उसे लगने लगा कि मुझे बचाना है बस अपने परिवार को। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। ऐसी माँ पापा का झगड़ा हुआ एक रात और पापा ने गुस्से में कहा कि चलो हम घर छोड़ देंगे। झोला वोला पैक होने लग गया। दीदी थी बड़ी, उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो पापा के साथ रहूँगी। और मैंने कहा कि नहीं, मैं कहाँ रहूँगी मुझे नहीं मालूम है। तो मैंने उस समय यही किया। मैं गई, मेरे घर में एक ही दरवाज़ा मुख्य द्वार होता था। मैंने भागी और मैंने दरवाजे को बाहर से बंद करके दरवाजे के बाहर बैठ गई कि जब दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा तो पापा जाएंगे कैसे। और सुबह होने तक मैंने देखा बड़े नॉर्मल मम्मी पापा बात कर रहे थे, खाना बन रहा था, नाश्ता बन रहा था, लेकिन वो रात मेरे दिल में यहाँ अभी भी गड़ी हुई है। तो इस वजह से मुझे वो कहानी आई। कहानी लिखते लिखते कैसे दलित विमर्श तक पहुँची ये भी एक बड़ी अजीब बात है। जब मैंने कहानी लिखी तो मुझे अपना गाँव याद आया, तो मुझे अपना बाबा यानी अपने दादा याद आए, तो उनका ब्राह्मणत्व याद आया। वो याद आया तो उनकी छोटी जाति की जो नफरत थी वो मुझे याद आई। तो मैंने उस परिवेश को लेकर वो कहानी बुनी। बंसरी एक अच्छी कैरेक्टर साबित हुई, अच्छी पात्र बन गई, लोगों को पसंद आई। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ तक पहुँच गई, हंस है मेरे हाथ में अवार्ड। तो ये बस हंस की इतनी सी दास्तान है। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया है, अजीम तरीन लोगों का, मुकद्दस लोगों का, बहुत महान प्यारे अच्छे लोग यहाँ हैं। उस रो में सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। सबको बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। बहुत सारा रोहिणी मैम, आबिद सुरती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुभम और ट्विंकल को एक बार फिर से बधाई। थैंक यू। धन्यवाद। वैसे जिन लोगों की कहानियों को पुरस्कार नहीं मिलता है, पत्र उनको भी मिलते हैं। तो जी, वो हंस में छपती हैं कहानियाँ तो पत्र आते ही हैं और अन्य पत्रिकाओं के साथ भी ऐसी बात रही है। जी,
मेरे साथ कभी नहीं हुआ, इसलिए मुझे लगा कि शायद अब ट्विंकल रक्षिता आए। ट्विंकल मैं निकलूं यहाँ से, आप इधर सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी हूँ, दिख तो रही हूँ ना? अच्छे से दिख रही हूँ। बहुत बहुत हाँ, नहीं ये बात भी सही है। सबसे पहले तो हंस और हंस के पूरी सदस्य मंडली का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कोई उम्मीद थी नहीं 1 साल पहले तक। ये मेरी पहली कहानी है। इससे पहले सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं लिखूंगी। सब कुछ अचानक से हो गया। अचानक कहानी लिखना, अचानक पत्रिका में भेज देना, बहकावे में किसी ने कह दिया भेज दो, अच्छी बन पड़ी है, भेज दिया। लेकिन पहली बार तब पता चला कि नहीं, वहाँ जो बैठे हुए हैं ना वो बहुत ऊपर की चीज़ हैं। जब कहा गया कि नहीं कहानी में सुधार की गुंजाइश है, मुझे लगा नहीं वापस ज़मीन पे आ जाओ, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। कहानी मेरे पास लौट गई। तकरीबन 6 महीने में बिल्कुल शांत हो गई। मैंने कहानी को के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। 6 महीने बाद फिर कॉलेज के शिक्षकों ने, कुछ दोस्तों ने कहा कि क्या हुआ, तुमने हंस में कहानी भेजी थी। मैंने कहा वो तो लौटा दी गई, कब की, एक बार फिर भेजो। क्यों लौटा दी गई, कहानी तो अच्छी थी। मैंने कहा नहीं, कहा गया कि कुछ सुधार की गुंजाइश है। दोस्तों ने कहा गुंजाइश है तो उसको पूरा किया जाए। मैंने फिर उसको पढ़ा। दोबारा लगभग 6 महीने बाद, हाँ उसके 3 महीने बाद मैंने फिर कहानी भेजी। और तब संजय सहाय सर को भी कहानी शायद पसंद आ गई और मई अंक में मेरी कहानी प्रकाशित हो गई। हंस का था सम्मान मिलने पर मुझे पता नहीं आप लोग विश्वास करेंगे या नहीं, पर ये सम्मान मिलने पे उस दिन मुझे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी कहानी के छपने के दिन हुई थी, जब पहला नोटिफिकेशन मिला था कि आपकी कहानी हंस में प्रकाशित हो रही है। क्योंकि सबसे पहले तो एक ये ऐसी कहानी है जो कि मैं पहले भी लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी से जुड़ी है। हालांकि ये मेरी कमज़ोरी नहीं है, ये कहानी मेरी ताकत है। तो सबसे पहले तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको लिखूंगी, मैं इसको भूल जाना चाहती थी। लेकिन ये भी था कि जब तक मैं ये भी जानती थी कि जब तक जम के मैं भड़ास नहीं निकालने वाली तब तक मैं भूलूंगी भी नहीं। और यकीन मानिए कि जब मैंने ये कहानी लिख ली, छप गई, उस दिन से मेरा गुस्सा भी ख़त्म हो गया। अंदर बहुत गुब्बार था जो सोने नहीं देता था, ढंग से जीने नहीं देता था। पिता नाम से नफ़रत हो गई थी। किसी का भी पिता हो, बाप हो, मेरा हो, आपका हो। अगर आप मेरे सामने कहते ना कि मेरे पापा बड़े अच्छे हैं, मैं उसको भी नहीं मानती। ऐसी स्थिति हो गई थी। पर अब मैं ठीक हूँ। और कई बार ऐसा होता है, मैं क्या बोलूँ, एक पेज मैंने लिखा था पॉइंट बना बना के कि मुझे ये बोलना है, पर अभी मैं सब भूल गई हूँ। और अभी जो मैं बोल रही हूँ वो पता नहीं कहाँ से और क्या बोल रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी कहानियाँ घर के भीतर दीवारों पे, पंखे पर, पलंग पर, रसोई में छिपी होती है औरतों के साथ। कुछ में आपके पिताजी होते हैं, कुछ में भाई होते हैं, जीजा जी के भाई, फलाने ढिमकाने, बहुत सारे रिश्ते हैं। तो नहीं आप बोल पाते ना, लिख पाना तो दूर, दुनिया को बता पाना तो दूर, आप अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकालना चाहते। क्योंकि बात होती है सो कॉल्ड खून के रिश्ते की, जहाँ पे आपको बार बार उसकी दुहाई दी जाएगी। बचपन से सिखाया जाता है ना हमारे यहाँ, पता नहीं आपके यहाँ ऐसी बात है या नहीं है, पर मेरे यहाँ तो है कि पिछले जन्म में जो अच्छे काम किए वो इस जन्म में मिल रहा है, और इस जन्म में जो अच्छे काम करोगी वो अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन बीच में देखते हैं तो ये वाला जो जन्म है अभी जो जी रहे हैं वो नील बट्टे सन्नाटा, मतलब रिश्तों के नाम पर, खून के रिश्तों के नाम पर, मतलब हम इतने दबा दिए जाते हैं कि हम जान रहे हैं कि हमारा पिता हमारा शोषण कर रहा है, भाई भी कर रहा है, लेकिन हम नहीं कहेंगे। भाई है, बाप है, भले के लिए कह रहा होगा, लेकिन नहीं, ये पिता प्रजाति के लोग हमेशा सही नहीं हो सकते। और यकीन मानिए प्रजातियाँ मुझे बहुत बुरी लगती है, पिता, भाई और पता नहीं क्या क्या।
सोचने वाली बात है कि करुणा की ज़िंदगी में शादी से पहले एक चट्टान है जो उसका बाप है, और अगर शादी के बाद, हमारे यहाँ तो शादी एक मापदंड होता है ना आपके अच्छे और बुरे दिनों का, मायका ससुराल दो चीज़, अगर ससुराल के बाद भी एक और चट्टान आपको मिल जाए, वहाँ भी कहाँ तक भागेंगे आप? मायका से भागेंगे, ससुराल से भागेंगे, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से भागेंगे, सड़क पे भागेंगे, दुकान में भागेंगे, लेकिन कब तक? आपको लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे, और एक जो ट्रोल नाम का शब्द है वो भी आएगा, आप होंगे, क्योंकि नहीं मानते ना लोग कि बाप हो कैसा नहीं कर सकता। मेरे कॉलेज में मेरे सीनियर्स ने मेरा सपोर्ट नहीं किया इस कहानी को लेके कि नहीं ये बहुत गलत है, बाप के बारे में ऐसे कौन लिखता है। अब बाप वैसा है तो वैसा ही है, मैं क्या कर सकती हूँ, उसने मेरे साथ वही किया, मैं वही लिखूँगी, और आपको मानना पड़ेगा। आप आज मेरी बात नहीं मानेंगे, कर आपके घर में ऐसा हो जाएगा, आप मानेंगे, अब भले कहेंगे नहीं, क्योंकि इज्जत सब सो कॉल्ड है, इज्जत खून का रिश्ता, ये सब मानने की चीज़ है ही नहीं, बकवास है। तो मेरे लिए अब बहुत खुश हूँ मैं कि ये कहानी भीतर से निकल गई, आप लोगों तक पहुँच गई, और सबसे बड़ी बात कि पसंद आई। डर लग रहा था कि भेज तो दिया है पर पता नहीं लोग किस रूप में लेंगे, लेकिन जब छप गई तो लगा कि अब क्या, आप लोगों ने मान लिया, हो गया। तो ये बात है। और एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर, सबसे पहले तो मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ अभी, हालांकि कायदे से अभी ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए था, बट शिक्षा व्यवस्था में इतनी अराजकता है हमारे यहाँ की अभी तक परीक्षा हुई नहीं है, तो 3 साल से मैं पार्ट 1 में ही हूँ कहीं बूढ़ी ना हो जाऊँ, खैर वो बात की बात है। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर आप मुझसे ऐसी उम्मीद रखते हैं कि मैं आपको बैक टू बैक अच्छी अच्छी कहानियाँ देने वाली हूँ, लगातार साहित्यकारों में मेरा नाम शामिल हो गया है, तो ऐसी गलतफहमी मत पालिएगा शायद मैं पूरी ना कर पाऊँ पूरी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि लड़कियों पर एक दबाव होता है ना, आपके पास समय कम होता है, एक निश्चित समय में आपको बहुत कुछ करना होता है, एक आर्थिक आधार ढूंढना होता है अपने लिए। और गांव में है, मेरे नाना खुद कहते क्या कर रही थी तुम, कॉलेज में गई थी कि मैं बीपीएससी की तैयारी करूँगी, क्या है कहानी, इससे पेट भर जाएगा इससे। मैंने कहा नहीं, जब मैंने कहानी भेजी थी हंस कथा सम्मान से सम्मानित हो, मेरी हिम्मत नहीं थी मैं बताऊं कि मुझे दिल्ली जाना है। 5 दिन बाद मैंने बताया कि हाँ ना ऐसा ऐसा हो गया है, तब भी वो उस दिन भी कह रहे हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी वोकरी की तैयारी करो। तो एक दबाव तो वो भी होता है, उससे जो समय बच पाता है उसमें हम लिखते हैं, अब वो अच्छा या बुरा जो भी होगा आपके सामने ही होगा। तो मैंने ये बात इसीलिए क्लियर कर दी क्योंकि मैं एक ना चलती फिरती गलती की पोटली हूँ, जहाँ जाती हूँ राता फैलाते जाती हूँ, गलतियाँ भी भरदम करती हूँ, भरपूर करती हूँ। मेरी बुरी आदत कहिए अच्छी आदत, मैं सोचती नहीं हूँ सोशल मीडिया पर, घर में बाहर, कि आप मेरे बारे में क्या कहेंगे, इस कारण से मैं पहले राता फैला देती हूँ, बाद में समेटना भी पड़ता है, मुझे ही समेटना पड़ता है, तो वो अलग बात है। तो समय को ध्यान में रखते हुए ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, मैं लिखूंगी, क्योंकि जब आपकी पहली कहानी को इस तरह से सम्मान मिल जाता है तो दायित्व बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, और आप उससे पीछे नहीं मुड़ सकते। एक बार पुनः हंस और हंस की पूरी सदस्य मंडली का बहुत बहुत आभार। अंत में बस एक बात और कि मैंने इतने खूबसूरत लोग इससे पहले नहीं देखे आप लोग बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बर्मन साहब से कहूँगा कि आप भी आएँ, 2 शब्द आके आप बताएं अपना, आपको कैसा लग रहा है। आ जाओ। पहले तो हंस मंडली को मेरे तरफ से सभी को नमस्कार। और जो लेखक मेहनत करते हैं और जो पत्रिका छापते हैं, उनका मेहनत को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं।
इससे ज़्यादा तो हम लोग कुछ नहीं करते। बस वही कहना। अब मैं आबिद साहब से निवेदन करूंगा, आप आए या वहीं, हाँ वहीं से करें, हाँ ये बेहतर रहेगा। वहीं से। आप चाहें तो ढब्बू जी को फिर से जीवित भी कर सकते हैं। सामने बैठा है वो आधा अधूरा है। आधा अधूरा से मेरा मतलब ये है कि 2 आँखों में से एक आँख का फ्यूज़ उड़ चुका है, यानी कि मुझे आधे लोग दिखाई दे रहे हैं, कम दिखाई दे रहे हैं, आधे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ऑडियो सिस्टम जो हमारे कान है वो 50% फेल हो चुका है, तो उसके लिए कुछ सपोर्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ। और तीसरी बात, कुछ वायरल अंदर घुस गया है कि 50% मेमोरी उड़ गई। कई बार परिचित लोग मिलते हैं तो मैं सोचता हूँ कि इनको कहीं मैंने देखा है, लेकिन ये याद नहीं आता कि क्या नाम है, कहाँ मिले थे, कुछ नहीं। इसीलिए मुझे लिख कर लाना पड़ा ताकि कोई पॉइंट मैं मिस न कर दूँ। तो अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हंस पत्रिका के पाठक और साहित्य से जुड़े तमाम मित्रों को आदाब कहकर सबसे पहले मैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, जब जजिंग कमेटी बैठती है, सिलेक्शन कमेटी बैठती है, तो कैसे सिलेक्ट करते हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन पर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। साल भर में हंस में लगभग 60 से अधिक कहानियाँ प्रकाशित होती है। उसमें से चुनी हुई 10 कहानियाँ निर्णायक को दी जाती है। मुझे 12 कहानियाँ ऑनलाइन भेजी गई जिसमें राइटरों के नाम नदारद थे। ये सावधानी बरतना आवश्यक है, निर्णायकों का क्या भरोसा, और निर्णायक पुरुष हो तो खतरा और भी बढ़ जाता है। अब हम आते हैं कहानियों पर। 11 कहानियाँ जो मुझे मेल में मिली थी, मैंने उनके प्रिंट आउट निकाले और उनमें से एक कहानी अलग कर पहले पढ़ने की शुरुआत की। अंत तक आते आते मुझे यकीन हो गया कि इससे बेहतर कहानी कोई और नहीं हो सकती। वह थी एक चट्टान गिरती है खामोशी की नींद में। इसमें कई बातें काबिले गौर है। पहली बात, इसकी नींव सच पर पड़ी है, फिर भी आरंभ में ही लेखिका घोषणा कर देती है कि कहानी की हर बात झूठ हो सकती है। आखिर वह चाहती क्या है? भैया सच है या झूठ है? एक बात कीजिए आप, आखिर वह चाहती क्या है? सच्चाई की नींव और कुछ भी सच नहीं। कहानी पढ़ते हुए ऐसे वाजिब सवाल मेरे मन में उठे, इससे पहले ही उत्तर सामने आ गया, लेकिन हर झूठ डबल सच्चाई भी है। अब गौर से जानिए लेखिका क्या खेल खेल रही है, जाने और अनजाने। लेकिन हर झूठ डबल सच्चाई भी है। अब हर बात झूठ और हर झूठ की डबल सच्चाई। धारावाहिकों की ज़बान में इसे कहते हैं हुक। जब धारावाहिक हम देखते हैं तो राइटर जानता है कि कहाँ हुक मारना है। धारावाहिक की ज़बान में इसे कहते हैं हुक। हुक यानी दर्शकों को ऐसा कंफ्यूज करो कि मजबूर होकर उसे अगला एपिसोड देखना ही पड़े। आप लोगों में से कईयों ने एरिक सहगल का एक उपन्यास है लव स्टोरी, वो पढ़ा होगा। याद कीजिए,
उस प्रेम कहानी के पहले चैप्टर का पहला जुमला क्या था? यही What can you say about a 25 years old girl who died? What could you say? ये हुक मार रहा है राइटर। यहाँ कौन थी अब वो लड़की? पहला सवाल उठा, सवालों के बवंडर शुरू हो जाते हैं। कौन थी वह लड़की? क्या वह कोविड में मरी, प्रेमी ने धोखा दिया, जहर खाकर मरी, या टावर पर से छलांग लगाकर? यही उलझा देने वाली इब्तिदा लव स्टोरी के पाठकों को पोक करती है। जैसे ट्विंकल की कहानी पोक करती है कि कहानी सच भी है, झूठ भी है, ये भी है, वो भी है, और आदमी कंफ्यूज होता चला जाता है। पाठकों को पोक करती है। बंदे, इस धुंध में से कुछ हासिल करना है तो आगे पढ़। आगे की यात्रा पाठक को एक गुत्थी में से निकाल कर दूसरी में फंसा देती है, और पाठक हातिम ताई की भांति सारे रोड़े पार कर अंत तक पहुंच जाता है। मैं भी ट्विंकल रक्षिता की चट्टान पढ़ते पढ़ते अंत तक पहुंचा तो एक बात और समझ में आई, वो ये कि इस कहानी को लिखने के लिए किसी औरत का जिगर चाहिए। मेरे पास तब नाम नहीं आए थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते जो फीलिंग आई कि ये कोई मर्द लिख नहीं सकता, समझ में आई थी, वो ये कि इस कहानी को लिखने के लिए स्त्री का हिया चाहिए। बात ही कुछ ऐसी थी। बात रेप की थी, बात यौन शोषण की थी, और इस पीड़ा की तस्वीर उकेरने की कोशिश, इस पीड़ा की तस्वीर उकेरने की कोशिश कोई मंटो या मोपासा लाख दफ़े करने पर भी 100% रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि सब्जेक्ट औरत का है और औरत खुद ही इसे जस्टिफाई कर सकती है। वजह साफ है। बलात्कार का जो हॉरर पढ़ते वक्त मेरे सामने आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे एहसास हुआ कि चट्टान कहानी को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए केवल एक पठन काफ़ी नहीं। पढ़ी हुई कहानी मैंने दोबारा पढ़ी तो कुछ और भी समझ में आया। पहली बार ये कहानी मुझे अपने बहाव में घसीट कर ले गई। ऐसा फ्लो होता है कि हम बहते चले जाते हैं, और जब आप तूफ़ानी दरिया में बहते चले जाते हैं तो काफ़ी कुछ पीछे छूट जाता है। चट्टान कहानी में मुख्य पात्र 3 है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें हमने कहीं गली मोहल्ले में देखा है, फिर भी वे तीनों अछूते हैं। पहला पात्र करुणा, जो जवान बेटी है, अपनी हर सांस में अपने पापा पर लानतें बरसाती रहती है। दूसरा पात्र एक माँ है जिसने स्वयं अपना जीवन नरक बनाकर रखा है, और तीसरा पात्र एक बाप है। एक बाप है जो हमें सोचने पर विवश करता है कि क्या संसार में ऐसा बाप भी हो सकता है। इस पिता की नज़रों में स्त्री मात्र भोग की वस्तु है, एक खिलौना है जिससे कोई बच्चा थोड़ी देर खेल किसी और काम में जी लगाता है और फिर उसे अपना वही खिलौना याद आता है। ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक खिलौने का रंग रूप उजड़ नहीं जाता, खिलौना चूर चूर नहीं हो जाता। यह तो इसका एक पहलू हुआ। दूसरा, अपनी 6 साल की बेटी की किसी मर्द की हवस का शिकार हो जाने पर वह अपनी जोरू से सहज कहता है, ज़रा सी तो बात है, इसमें रोना धोना कैसा। ज़रा सी देखिए, रेप हुआ है बच्ची का और कहता है ज़रा सी तो बात है, इसमें रोना धोना कैसा। माँ रोती चली जा रही है, उसके आंसू नहीं रुकते, और वो भड़क जाता है बाप। वो कहता है बात का बतंगड़ मत बनाओ। अरे तेरी बेटी किसी मर्द के छूने भर से बच्चा नहीं जनेगी।
सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बेटी लहू लुहान है, उसकी सफ़ेद फ्रॉक लहू में रंग चुकी है। चट्टान एक लड़की के यौन शोषण की कहानी ही नहीं, उन भेड़ियों की भी है जो शराफत का मुखौटा ओढ़े हमारे बीच बैठे होते हैं। ये कहानी उन 32,000 रेपिस्ट की है, 32,000 रेपिस्ट की है जो हर साल निर्दोष स्त्रियों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। यानी रोज़ाना लगभग 10 स्त्रियां बलात्कारियों का शिकार होती है। और ये सारे आंकड़े मेरे नहीं, ये हमारे क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। करुणा उनमें से एक है जो अब करीब 22 साल की हो चुकी है, और वह किस्सा चट्टान, और ये किस्सा चट्टान उसी का बयान है। उसकी नज़रों में बाप गब्बर सिंह है तो माँ मदर इंडिया, यानी कि 100% पतिव्रता। उसके लिए पति परमेश्वर है, चाहे वह उसे मारे पीटे रोज़ाना रेप करे, फिर भी वह चरणों की दासी बनी रहने में गर्व महसूस करती है। यहाँ पति पत्नी के रिश्ते के लिए मैंने रेप शब्द इस्तेमाल किया है। ये शब्द टैग किया है कि पत्नी की मर्जी के खिलाफ जबरन किया गया सेक्स बलात्कार ही कहलाएगा। चट्टान कहानी में तो रेप शब्द भी फीका लगता है, क्योंकि सेक्स के साथ यहाँ हॉरर भी जुड़ा हुआ है। ज़रा सोचिए, रात का वक्त है, माँ बेटी को सुला रही है, आने वाले मेले के सपने दिखा रही है, और कहीं से आकर गब्बर अपनी जोरू का झोटा पकड़ घसीटते हुए उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। यह हादसा लेखिका ने केवल चंद शब्दों में ही बयान किया है, लेकिन हमारे आगे जो सीन उभर कर आता है वह हौलनाक है। उधर बगल वाले कमरे का दृश्य भी कुछ कम नहीं है। अधमरी सी माँ बिस्तर पर लेटी है, चुपके चुपके आंसू बहा रही है, और बाप सांड की भांति उस पर चढ़ा है। चट्टान कहानी की एक विशेषता ये भी है कि ट्विंकल केवल एक जुमले में जो बात कह देती है वह पाठक के मन मस्तिष्क में पूर्ण मंजर खड़ा कर देती है। यही वजह थी कि मुझे चट्टान कहानी बार बार पढ़नी पड़ी। तृप्त हुआ तो दूसरी कहानी बेमन उठाई, क्योंकि मैं जानता था इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकती। बेमन उठाई, बेमन से इसलिए कि चट्टान मुझ पर ऐसे गिरी थी कि मुझे यकीन हो गया था कि उससे बेहतर कोई कहानी नहीं हो सकती। लेकिन विजय श्री तनवीर की गांठ कहानी ने ऐसी गांठ कस दी कि मैं दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया। बामन और डोमन, उच्च और निम्न जाति की इस कहानी में ऐसी क्या खास बात थी कि जिसने मुझे प्रभावित किया, और मैं पहली कहानी के प्रभाव से खिसक गया। यह कहानी पढ़ते वक्त चंद पॉइंट्स मैंने नोट किए थे। ये गांठ कहानी की बात है। ये कहानी पढ़ते वक्त चंद पॉइंट्स मैंने नोट किए थे। उनमें सबसे ऊपर लिखा था एक्सेलेंट लाइफ स्केच ऑफ डोम कम्युनिटी प्लस निम्न जाति के लोगों के अस्तित्व का संघर्ष। इस संघर्ष में एक पैटर्न भी है। मसलन कुएं में गिरा नीची जाति का एक शख्स किसी तरह ऊपर आता है, और ऊपर खड़ा ऊंची जाति का शख्स उसे लात मारता है। वो फिर छपाक से पानी में गिरता है और उतर जाता है। वह फिर प्रयास करता है, नीची जाति वाला है, वह बार बार प्रयास करता है, और आज भी उसके प्रयास जारी है। विजय श्री तनवीर की कहानी में नफरत इतनी गहरी उतरी हुई है
कि छोटी जाति वाले अपनी संतान का नाम परंपरा से हटकर रखते हैं, तो बड़ी जाति वालों की भौहें तन जाती है, यानी कि वो नाम भी बदल नहीं सकते। रफ्ता रफ्ता वंश्री का बंसरी और धनश्री का धसरी हो जाता है। भय है ऊंची जाति वाले को, ऊंची जाति वालों को भय है। ये पिछड़े लोग यदि आज नाम बदलेंगे तो कल रीति रिवाज में भी तब्दीलियाँ चाहेंगे। इनका क्या भरोसा, कल सिर पर चढ़ बैठ जाएंगे, इसका पता ही नहीं चलेगा। मनुस्मृति से लेकर आज तक कुछ भी नहीं बदला। सोचा था विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस दौर में कम से कम मानसिकता तो बदलेगी, हुआ उल्टा। यानी मानसिकता बदलने के बजाय तख्ता ही उलट गया। समय से पहले कारावास से बाहर छूटकर बाहर निकले 11 रेपिस्टों का स्वागत सत्कार ऐसे किया गया मानो वे सब स्वतंत्रता सेनानी हो। उनके गले में फूलों की मालाएं डाली गई, बड़ी सारे अखबारों ने कवर किया था। फूलों की मालाएं डाली गई, मुंह मीठा कराया गया। यही क्या कम था कि जजमानों ने उनके चरण भी छुए, क्यों न छूते। सारे बलात्कारी मर्द उच्च संस्कार वाले ब्राह्मण ही तो थे। चट्टान कहानी में हमने ऐसा ही एक संस्कारी बाप देखा जिसकी नज़र में बलात्कार और मामूली खरोंच में कोई अंतर नहीं, जबकि गांठ कहानी में डोम जाति का जो बाप है उसकी जद्दोजहद ब्राह्मणों से लोहा लेना है। वह चाहता है कि उसकी बेटी बंसरी डोमनियों की तरह गाने बजाने के पुश्तैदी पेशे को त्याग कर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। जब बंसरी चौथी कक्षा में थी तब उसकी माँ मेले से उसके लिए ढोलकी लाई, क्योंकि माँ उसी पेशे में थी, गाने बजाने वाले। नतीजा क्या निकला, पापा ने घर से बाहर चौतरे पर वह ढोलकी पटक कर चूर चूर कर डाली। फिर बमका, हम नीच कौम के सही, उसका जो गर्व जो है, हम नीच कौम के सही पर अपनी लड़कियों को ये ओछे काम नहीं करने देंगे। पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगा, बामन बनिए सलाम ठोकेंगे। चट्टान और गांठ, इन दोनों कहानियों में कई समानताएं भी है, जैसे पति पत्नी का रिश्ता। पति चाहे उच्च जाति का हो या निम्न, उसकी नज़र में पत्नी दहेज में मिला गद्दा है। ऐसी पुरुषवादी मानसिकता के लिए रिश्तों में नफरत की चिंगारियों का उड़ना ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन जब चिंगारियां आग बनकर भड़क उठती है तब उसमें से शुद्ध प्यार की गंगोत्री भी फूट निकलती है। यही गंगोत्री गंगा बनकर समंदर तक पहुंच जाती है, लेकिन तब तक वह गंदा नाला बन चुकी होती है। इन दोनों पति पत्नी के रिश्ते भी प्यार और नफरत की दो नावों में एक एक पांव रखकर आगे बढ़ते रहते हैं। एक और बात, इन दोनों कहानियों में जो रवानी है, जो फ्लो है, वह ओलंपिक रनर का है। कभी वो आगे, कभी ये आगे। तब प्रश्न उठता है कि मैंने पहली कहानी को 20 और दूसरी कहानी को 19 नंबर क्यों दिए? क्योंकि दोनों कहानियों के बीच सिर्फ मामूली फ़र्क है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं, सिर्फ मामूली फ़र्क है, और वह है भाषा का, और वह भी 19-20। अब हम लेखिका विजयश्री तनवीर से रूबरू होंगे। मेरा पहला सवाल है, ये कहानी आपने किसके लिए लिखी? खुद के लिए? दूसरा, उन जनजाति वालों के लिए जिनकी बोली का घना प्रयोग गांठ में किया गया है। तीसरा, उस प्रांत वाले पाठकों के लिए जहां ये बोली आम है।
यदि यही सच होता तो प्रकाशन के लिए ये कहानी लेखिका हंस में नहीं भेजती, क्योंकि हंस पत्रिका में भेजने का मतलब यही होता है कि गांठ सारा हिंदुस्तान पढ़े, और सारा हिंदुस्तान उस कहानी का पूर्ण आनंद तभी ले सकता है जब ढोठी, धरेजा, तग्गा, रील, औंगा जैसे शब्द रुकावट ना बने। कई ठेठ शब्द जुमले के सहारे आसानी से पकड़ में आ भी जाते हैं, जैसे तग्गा। जुमला है सुई में तग्गा डाल, तो एक हमारे जहन में चित्र खड़ा हो जाता है। लेकिन जो शब्द फिर भी पकड़ में ना आए, तब ऐसा महसूस होता है जैसे नवरत्न पुलाव में कंकड़ आ गया हो। अब हम आते हैं शुभम नेगी की कहानी परछाई पर। अलबत्ता विषय तो बिल्कुल अनोखा है, अछूता है, गे होमोसेक्सुअल कम्युनिटी की पीड़ा का है। ऐसा विषय हिंदी में मेरे सामने पहली बार आया। हंस सिलेक्शन कमेटी, हंस की जो सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुनी गई 12 कहानियाँ जो मुझे भेजी गई थी, उन्हें मद्देनज़र रखकर मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल स्टोरीज आर ब्यूटीफुल। जो भी मुझे 12 भेजी गई थी, 12 के 12 बहुत ही सुंदर कहानियाँ थी, बट सम केम क्लोज टू माई हार्ट। परछाई का स्वागत मेरे दिल ने किया। अगर कोई बात दिल को छू जाती है तो दिमाग 2 कदम पीछे हट जाता है। मसलन लव एट फर्स्ट साइट। किसी युवक को पहली नज़र में किसी युवती से प्यार हो जाता है तो वह ये नहीं देखता कि लड़की काली है या गोरी, श्रीमंत है या गरीब। पसंद आ गई तो पसंद आ गई। अन्य कहानियाँ मैंने 2-2, 3-3 बार पढ़ी है, परछाई केवल एक ही बार पढ़ी और भीतर उतर गई। फुल स्टॉप। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद जी। अब मैं रोहिणी जी से आग्रह करूंगा कि तीनों के बारे में 2 शब्द कहें। साथियों, जब विचार यात्रा संस्मरणात्मक हो तो वो दिल के तारों को छू लेती है, और मैं देख रही हूँ कि तब से हम आत्मीयता और विचार के गंगा जमुना में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन मैं तो आलोचक हूँ, विशुद्ध विचार की बात करूँगी, तर्क की बात करूँगी, और आलोचक हूँ तो रचनाओं के दोनों पक्षों की तरफ भी ध्यान दूंगी। तो ये भूमिका इसलिए कि धैर्यपूर्वक आप एक आलोचक को सह लीजिएगा। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले राजेंद्र यादव जी की स्मृति को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी। इसलिए नहीं कि वो मेरे कुछ पसंदीदा लेखकों में से एक रहे हैं। चेखव, टॉल्स्टॉय, टैगोर और अज्ञे और फिर राजेंद्र यादव। मैं इस तरह से अपने पसंदीदा लेखकों की जब सूची बनाती हूँ तो मैं उनको कभी उस सूची से बाहर नहीं कर पाती। और मैं ये बल्कि कहना चाहूँगी कि जब मैंने आलोचना लिखनी शुरू की थी तो मैं उनके एक दुनिया समानांतर किताब को सामने रख के और हंस के जो संपादकियों को सामने रखकर मैं अपना इग्निशन ऑन करती थी, ताकि मुझे ऊर्जा मिले, दृष्टि मिले मुझे कैसे लिखना है। और मैं उनको श्रद्धा सुमन इसलिए भी अर्पित नहीं कर रही हूँ कि वो अपने समय से आगे चलने वाली एक बौद्धिक मशाल थे, या वो एक लोकतांत्रिक चेतना से संपन्न एक सेनानी थे, बल्कि मैं उन्हें श्रद्धा सुमन इसलिए अर्पित करना चाहती हूँ कि सदियों से हाशियाग्रस्त अस्मिताओं के अवरुद्ध स्वरों को पहली बार उन्होंने हंस जैसा एक सशक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि 2 तो बिल्कुल
युवा स्वर हैं जिनकी पहली कहानियाँ आई हैं, और अचरज हुआ था जब मैंने कहानियाँ पढ़ी और साथ में परिचय पढ़ा कि 22 वर्ष की उम्र, 26 वर्ष की उम्र, और कितनी परिपक्व कहानियाँ लिख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि समाज की तरह साहित्य की दुनिया में भी अस्मितावादी स्वरों को अनदेखी करने की, उस पर चुनी हुई चुप्पियों को कायम करने की एक सुनियोजित साजिश चलती रहती है। और ये प्रचारित किया जाता है कि विमर्शवादी लेखन दरअसल मुख्य धारा से कटा फटा, खंडित, कुंठित और राजनीति से प्रेरित लेखन है। लेकिन आज के बहुलतावादी समाज की में जो क्रूर विडंबनाएं हैं और उनके भीतर ही पलती जो आकांक्षाएं और सपने हैं, उनको वास्तव में अस्मितावादी लेखन ही सतह पर सामने लेकर आ रहा है। इसलिए कोई अचरज नहीं कि आज हम जिन 3 कहानियों पर चर्चा कर रहे हैं, वे कहानियाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कटघरे में खींच कर ले आती हैं और वे प्रतिपादित करती हैं कि स्त्री की अस्मिता, वे दलित वर्ग के साथ खड़े होकर वर्णाश्रम व्यवस्था के औचित्य पर प्रश्न लगाती हैं, और साथ ही वे व्यक्ति की यौनिक स्वतंत्रता की पक्षधरता का भी एक बड़ा वितान खड़ा करती हैं। अलग अलग बात करूं, लेकिन बात करने लगती हूँ तो अभी मेरे सामने फिर एक प्रश्न आ गया है, और एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जो बार बार आलोचना की भूमि में उतरते हुए आता है कि कहानी क्या है? कहानी कला है या कहानी केस स्टडी है? मैं जानती हूँ आप कहेंगे कितना सीधा सा जवाब है, ये तो सवाल ही नहीं है। कहानी तो अच्छी तरह से एक कलाकृति ही तो है। कला जो हमें आनंद देती है, कला जो हमारी संवेदनाओं का परिष्कार करती है, कला जो हमें तात्कालिक क्षुद्रताओं से मुक्त करके अपने सपनों का पीछा करने की एक प्रेरणा देती है। लेकिन जब मैं प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ती हूँ, खासतौर पर उनकी बेहतरीन चुनिंदा कहानियाँ जैसे कफन हुई, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं या सदगति, मेरे लिए ये बहुत मील का पत्थर कहानियाँ हैं। जब मैं इन कहानियों को पढ़ती हूँ तो मैं पाती हूँ कि वहाँ आनंद, मुक्ति की उड़ान और परिष्कार की संभावनाएं वो नुकीले यथार्थ से टकराकर हमारे भीतर रक्तीली खून से भरी हुई व्यग्रताएं, बेचैनियों को बुनती हैं कि हमारी समाज व्यवस्थाएं इतनी क्रूर, इतनी हिंसक, इतनी मनुष्य विरोधी क्यों हो गई हैं? क्यों मनुष्य की अस्मिता कातरता और विवशता के बीच, पराजय और समर्पण के बीच, हिंसा और प्रतिशोध के बीच ही दौड़ते दौड़ते हाँफ जाती है? तब मेरे लिए कहानी कला न रहकर समाज व्यवस्थाओं के चरित्र को जांचने का एक बौद्धिक अभियान बन जाती हैं। लेकिन यहीं जब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूं तो शिद्दत से मुझे ये बात भी याद आती है कि नहीं, कहानी न निबंध है, न समाज शास्त्रीय सर्वेक्षण है, वह पाठक की हृत तंत्री को झंकृत करने वाली एक संवेदना है। तब मैं एक संयुक्त पाठ करती हूँ कि कहानी दरअसल यथार्थ की विभीषिकाओं को, विडंबनाओं को एक जीवंत सृजनात्मकता के साथ उकेरने वाली एक अप्रतिम कलात्मक विधा है, जहाँ गतिशीलता है, जहाँ समय का शिल्पकार होने का एक भाव रचना में निहित है, जहाँ संघर्ष है, जहाँ ऊर्जा है, जहाँ हम सबके साझे सपने भविष्य की आंच में पकते हैं। तो श्रेष्ठ कहानी का जब मैं मानदंड बनाती हूँ, निश्चित रूप से जब मैं इन कहानियों को परखूंगी तो मैं अपने कुछ प्रतिमानों, अपने कुछ मानदंडों के आधार पर ही परखूंगी। तो मेरे दृष्टि में 3 महत्वपूर्ण मानदंड यह हैं कि कहानी में एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। कहानीकार स्वयं एक एक्सप्लोर करने की यात्रा पर निकलेगा, अपनी क्षुद्रताओं से, अपने वर्तमान से, अपनी तात्कालिकता से मुक्त होकर जब वह एक उड़ान लेगा, उसके साथ साथ पाठक भी उड़ेगा और हर रचना मुक्ति की आकांक्षा है। लेकिन यह उड़ान एक्सप्लोरेशन किस चीज़ की है? यह एक्सप्लोरेशन मनुष्य के रूप में अपनी जड़ताओं को, अपने अंतर विरोधों और दुर्बलताओं को जांचने की भी है। यानी यह जो एक्सप्लोरेशन की यात्रा है सबसे पहले हमारे भीतर होती है, उसके बाद समाज
और समाज की व्यवस्थाओं को पहचानने का एक बोध हमें देती है, और समय समाज के साथ मनुष्य के संबंधों को जानने का एक वैचारिकता हमारे भीतर दे रही है। तो एक्सप्लोरेशन की यात्रा दरअसल संस्थाओं के, व्यक्ति के, समाज के और समय के विश्लेषण और पुनरीक्षण की एक महती विचार यात्रा है। दूसरा मानदंड यह है कि चरित्र पात्र न बने, चरित्र बनकर उभरे, और चरित्र के भीतर मनुष्यता का सत्व हो, सार तत्व गूंथा हुआ हो। मैं जब यह बात कहती हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि चरित्रों को हातिम ताई या राम की तरह होना चाहिए। वह ओल्ड मैन एंड द सी के बूढ़े मछेरे की तरह एक असफल व्यक्ति भी हो सकता है, एक सामान्य सा व्यक्ति जो मछली को नहीं लेकर आया है, मछली के कंकाल को लेकर आया है, लेकिन हमारे सामने वह जिजीविषा का, संघर्ष का, ओज का, स्फूर्ति का और आशा का एक बहुत बड़ा वितान रचता है। यानी एक मनुष्य के भीतर छिपी संभावनाओं को, उसके सत्य को, शिव को, सौंदर्य को उकेरने वाले पात्र यदि रचना में होते हैं तो वह अपने अकिंचनता के बावजूद समय के सर्जक हो सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण मानदंड यह है कि कहानी में तनाव और द्वंद्व होना चाहिए। सघनता, तनाव और द्वंद्व की सघनता, यह दो लक्ष्यों को पूरा करती है। सबसे पहले यह पात्रों को चरित्र बनाती है, उसमें एक औदात्य पैदा करती है, उसे लार्जर देन लाइफ बनाती है। और यह जो हम कहते हैं कि साहित्य हमें मुक्त करता है, दरअसल वह इसीलिए मुक्त करता है कि उस पात्र के माध्यम से हम अपने संघर्ष को सफल होते हुए या संघर्ष को एक दिशा देते हुए देखते हैं। सफलता असफलता बेमानी चीज़ है, उसके भीतर हमें आशाओं और ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत मिलता है। और तनाव और द्वंद्व दूसरे स्तर पर यह रचना के भीतर क्रियान्विता को लेकर आता है, क्रियान्वयन। मैं यह मानती हूं कि जब तक आक्रोश है, व्यवस्था के प्रति आक्रोश होना बहुत स्वाभाविक बात है, हम सबके भीतर आक्रोश पनपता है, लेकिन जब आक्रोश वैचारिक सक्रियता से और क्रियान्वयन की सघनता से जुड़ जाता है तो वह प्रतिरोध का रूप लेता है। और जब यह वैचारिक सक्रियता और यह उसको क्रियान्वित करने की जो ऊर्जा है वह लुप्त हो जाती है तो वह प्रतिरोध दरअसल नपुंसक या नेत्रहीन अंधे प्रतिशोध का रूप लेकर हमारी अपनी ऊर्जा को ही क्षय करने लगता है। इन तीनों पैरामीटर्स पर जब मैं इन कहानियों को देखती हूँ तो मुझे यह कहानियाँ सफल लगती हैं, महत्वपूर्ण लगती हैं। तनाव है, द्वंद्व है, कहीं कहीं चरित्र नहीं है। और इन तीनों कहानियों को अगर मैं देखूं, एक एक पर बात करूं, तो सबसे पहले ट्विंकल रक्षिता की कहानी, एक चट्टान गिरती है खामोशी की नींद में। बहुत बातें कही जा चुकी हैं, इसलिए मेरा काम भी सरल हो गया है। तीनों रचनाकारों ने अपनी अपनी कहानी पर कहा, आबिद जी ने बहुत डिटेल में बात की, तो मैं सिर्फ जो चीज़ें मुझे लगता है कि छूट गई हैं और जिन्हें कह देना चाहिए, मैं उन्हीं चीज़ों को लेती हूँ। यह चाइल्ड अब्यूज़ की कहानी है, ट्विंकल रक्षिता की कहानी चाइल्ड अब्यूज़, और इसमें थोड़ी उम्र की और फलांगे चढ़ते जाएं तो यह बलात्कार की कहानी बन जाती है। वो सब चीज़ें, वो सब सड़ांध, जड़ता, रुग्णता, मानसिक रुग्णता जो रोज़ अखबार में आती हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं और एक किनारे पर रख देते हैं। यह एक ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन शायद हम सबके सीने में आग नहीं जलती, बर्फ़ की सिल्लियाँ वहाँ दबी हुई हैं कि वह ज्वलंत मुद्दा भी वहाँ ठंडा पड़ जाता है। क्योंकि परंपरा से हमें सिखाया गया है कि चाइल्ड अब्यूज़ या बलात्कार जैसी चीज़ पर बात नहीं करनी चाहिए, यह निषिद्ध विषय है। होंठों पर उंगलियां करके होंठों पर उंगलियां रख दी जाती हैं। अगर आपकी लड़की को कहा जाता है तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो इसे रिपोर्ट नहीं करना है, इसे घर में भी किसी से नहीं बताना है, चुपचाप इसे सहो। क्योंकि अपने ऊपर किए गए किसी भी तरह के शारीरिक शोषण को दर्ज किया जाना स्त्री के लिए सामाजिक कलंक है। हमने यहाँ शर्म, कलंक, गुनाह के मायने बदल दिए हैं और हमने मनमाने अर्थ आरोपित करके यह बता दिया है कि बलात्कारी अपराधी नहीं है। बलात्कारी यदि बलात्कार कर रहा है तो शायद लड़की ने भड़काऊ कपड़े पहन रखे हैं,
शायद वह अंधेरे में निकल रही है, वह उसकी मर्दानगी को ललकार रही है। यदि आग के पास बर्फ जाएगी, कुल्फी जाएगी, तो वह पिघलेगी ही। आग का कसूर नहीं है, कसूर उस बर्फ का है, उस कुल्फी का है, ये उस घी का है, उस मक्खन का है कि वह क्यों अपनी लक्ष्मण रेखाओं का अतिक्रमण करके वहां जा रही है। ऐसा क्यों होता है? क्यों यह उल्टे अर्थ अवधारणाओं में भरे गए हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बलात्कारी के रूप में चिन्ह कर जिन्हें कटघरों में खड़ा किया जाता है, वे तो समाज के कर्ता हैं, समाज के श्रेष्ठ पुरुष हैं। जैसा अभी आबिद जी ने बताया, हम सब जानते हैं पिछले दिनों किस तरह से बिल्किस बानो के रेपिस्टों को बाइज्जत बरी किया गया, समाज में समायोजित किया गया। वो हमारे श्रद्धा के पात्र बने क्योंकि वो ब्राह्मण है, उच्च संस्कारों के लोग हैं। हम दरअसल मनुस्मृति से ही अनुशासित हो रहे हैं। कहने को हिंदू कोड बिल हमारे यहाँ लागू है, लेकिन हम उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इसी वजह से कानून जो पोस्को कानून बना है, जो स्त्री के पक्ष में बलात्कारियों के खिलाफ, वह दरअसल छद्म है, मजाक है। मैं जब इस कहानी को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि इस कहानी में कहीं प्रभा खेतान की आत्मकथा, अन्या से अनन्या में जो प्रसंग आता है अपने भाई द्वारा यौन शोषण का, और उसके बाद प्रभा खेतान बलात्कार की विक्टिम होने के बाद किस तरह से वह एक डिफाइंट व्यक्तित्व के रूप में वह विकास करती हैं, मुझे उस विकास के चिन्ह यहाँ इस कहानी में नहीं मिले हैं। कहानी निश्चित रूप से एक अनछुए पहलू को उभारती है, लेकिन 6 साल की लड़की 16 साल तक उस अपराध जो उसके ऊपर जो इसको क्या कहेंगे, उसका जो शोषण अत्याचार किया गया है, उसके दंश को सहती हुई वह अपने पिता के प्रति, पुरुष समाज के प्रति घृणा तो पालती है, प्रतिशोध पालती है, लेकिन अपने प्रतिशोध को प्रतिरोध का रूप देने का उसमें एक वैचारिक औदात्य यहाँ पर, या एक वैचारिक सक्रियता मुझे इस कहानी में कमतर दिखाई पड़ रही है, जो प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या में दिखाई पड़ती है। क्योंकि वह लड़की इतनी डिफाइंट है कि जब कॉलेज में जा रही है, युवती के रूप में ग्रो कर रही है, तो वह परंपरा को, परिवार को, उनके अनुशासनों को और लक्ष्मण रेखाओं को धता बताकर वह अपना एक नया मार्ग खोज रही है। इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे शुभम नेगी की कहानी पर चर्चा करनी है, परछाई कहानी। और मुझे लगा कि यह कहानी दरअसल स्त्री हो या पुरुष, सबको अपनी यौनिक स्वतंत्रता का चयन और वर्ण करने की स्वतंत्रता के लिए लिखी गई कहानी है। कि परंपरा ने जो यौनिकता के रूप निर्धारित कर दिए गए हैं, स्त्री पुरुष यौनिक संबंधों को जो समाज में स्वीकृति मिली है, क्या हम इसी ढांचे में, खांचे में ही अपने आप को फिट करें? क्या इसके बाहर अन्य रूप नहीं हो सकते हैं हमारी अपनी इच्छाओं के, हमारे अपने सपनों के और हमारी अपनी दैहिक आवश्यकताओं के? तो यह कहानी दरअसल सिर्फ भारतीय संदर्भों की ही कहानी नहीं है, इसके ऊपर मुझे पूरा का पूरा एक ग्लोबल प्रभाव दिखाई पड़ता है। एक वोक कल्चर यहाँ दिखाई पड़ रही है जो वेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। LGBTQ और प्राइड परेड जो हर साल पूरे विश्व में, और मैंने सुना है कि भारत के भी दिल्ली या कुछ महानगरों में भी परेड निकाली जाती है, तो वह प्राइड परेड जो LGBTQ की सेक्सुअल जो प्रेफरेंसेस की वजह से या अपनी दैहिक विन्यास की वजह से वो जो समाज से काट दिए गए हैं, उनकी सामाजिक इंक्लूसिवनेस के लिए यह एक आह्वान किया गया है। यह कहानी मुझे इसलिए बेहतर लगी कि अनछुए विषय को उठा रही है, लेकिन बिल्कुल पहली बार इस विषय को छुआ है ऐसा नहीं है। यह कहानी बहुत पहले अज्ञेय का एक उपन्यास था, नदी के द्वीप, उसमें रेखा के पति हेमेंद्र के रूप में उसे एक विलन की तरह प्रस्तुत किया गया है। इसमें फोकस कितना फर्क हुआ है कि वहाँ पर समलैंगिक व्यक्ति सामाजिक रूढ़ियों का, सामाजिक परंपरा का विरोध करने की वजह से खलनायक के रूप में दिखाया गया है। लेकिन जब पंकज बिष्ट जी अपनी किताब, अपना उपन्यास लिखते हैं पंख वाली नाव, तब उसे बहुत मानवीय संदर्भों में
समाज के बीच, संस्कृति के बीच, राजनीति के बीच, आर्थिक संबंधों के बीच रखकर उस व्यक्ति को उसकी प्लाइट के साथ, उसकी विडंबनाओं के साथ और उसकी आकांक्षाओं के साथ वो देखते हैं। और इसी कहानी के लिए इसी कहानी का एक पूरक पक्ष के रूप में मुझे याद आ रहा है इस्मत चुगताई की कहानी लिहाफ। वह भी तो समलैंगिकता का एक पाठ है, और वहाँ पर स्त्री की लैंगिक संबंधों को जायज़ ठहराते हुए या उसका चित्रण करते हुए वो दरअसल पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अब सबसे बाद गांठ कहानी पर विजयश्री तनवीर की कहानी, और 3 कहानियाँ, चूँकि यह पुरस्कृत कहानियाँ हैं और हम ये नहीं कहेंगे कि ये ऊपर नीचे 3 पायदानों पर खड़ी है, एक वृत्त में खड़ी कहानियाँ हैं जहाँ कोई पहला नहीं होता, कोई अंतिम नहीं होता। लेकिन एक पाठक के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर, आलोचक के तौर पर मेरी प्रेफरेंस में मुझे गांठ कहानी बहुत बेहतरीन, बहुत कलात्मक और बहुत परिपक्व कहानी लगी। विषय इसका इकहरा नहीं है, यह एक साथ 3 स्तरों पर बात करती है। यह एक लड़की की कहानी है, स्त्री की कहानी है, स्त्री अस्मिता की कहानी है, जो यौन शोषण, जिसके स्वस्थ विकास पर यौन शोषण की छाया पड़ी हुई है। यह कुजात की कहानी है, यानी वर्णाश्रम व्यवस्था और दलित जीवन की विडंबनाओं की कहानी है। और यह कहानी गरीबी की कहानी है। और यह कहानी कलात्मक दृष्टि से इसलिए मुझे उत्कृष्ट कहानी लगी, यहाँ मैं आबिद जी से थोड़ा सा मतभेद रख रही हूँ कि आबिद जी को जो इस कहानी की दुर्बलता लगी कि आंचलिक शब्दों का उपयोग, वो मुझे इसकी सबलता लगी। और इन शब्दों के प्रयोग ने ना सिर्फ बंसरी को, उसके परिवेश को ज़मीन से जोड़ा है, बल्कि भाषा को कोशगत अर्थों से मुक्त करके उसमें सृजनात्मक तेवरों को अंकित किया है। दरअसल कला का उठान हमें किसी भी रचना में तब दिखाई पड़ता है जब विषय सघन हो और लेखक की अंतर्दृष्टि परिपक्व और संश्लिष्ट हो। तब कला लेखक रचना की गुणवत्ता के अनुरूप अपना शिल्प, अपनी कला स्वयं निर्धारित करती चलती है। इसीलिए इस कहानी में सांकेतिकता है, इस कहानी में बिंबात्मकता है, नाटकीयता है, इस कहानी में मुक्ति की उड़ान है। मैं यहाँ 2 संदर्भों को लूँगी। एक संदर्भ के बारे में आबिद जी बता चुके हैं कि किस तरह से वनश्री बंसरी बना दी जाती है। गरीबी और कुजात, यही 2 बड़े कारण हैं। माया तेरे 3 नाम परसु परसा परसराम। और हम जानते हैं कि गोदान का गोबर दरअसल गोबर तो है नहीं, वह तो गोवर्धन है। तो यह एक परंपरा रही है कि हम नीची समझी जाने वाली जातियों को उनकी औकात बताने के लिए, उन्हें यह बताने के लिए कि तुम कितना ही ऊपर उठ जाओ, तुम हो तो हमसे नीचे, हम उनसे हर चीज़ छीनते हैं, उनके संसाधन छीनते हैं, उनकी सांसें छीनते हैं, उनकी गरिमा छीनते हैं, सम्मान छीनते हैं, उनकी अस्मिता को छीनते हैं। तो यह धनश्री धनसरी और वनश्री वंसरी बनना, यह दरअसल एक तमाचे की तरह झनझनाकर पाठक के मुंह पर पड़ता है। और तब मुझे कैलाश वानखेड़े की कहानियाँ याद आती हैं। कैलाश वानखेड़े प्रतिरोध में लिखते हैं कि मेरे दलित पात्रों के नाम वह सवर्ण समाज के पात्रों के, चरित्रों के ही नाम होंगे, क्योंकि नामों पर कब्जा, नामों पर कॉपीराइट किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का नहीं हो सकता है। तो यह चेतना के उसी बिंदु को आगे ले जाती है ये कहानी। और दूसरी चीज़, यहाँ एक बहुत सुंदर रूपक दिया गया है सांप सीढ़ी के खेल का। हम सब बचपन में खेलते रहे हैं और हम सब जानते हैं कि छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़कर भी यदि हम ऊपर चले जाते हैं तो 99 नंबर पर बैठा हुआ जो सांप है वो हमें ज़रूर काटता है और वापस दूसरे या तीसरे नंबर पर ले आता है। वह सांप, वह पितृसत्ता का, वर्णाश्रम व्यवस्था का, वह गरीबी का सांप है जो अवसर छीनता है दलित समाज से
स्त्रियों से, आदिवासी समाज से, हाशियाग्रस्त तमाम अस्मिताओं से और गरीबी का दंश झेलते सवर्ण समाजों से भी। तो यह कहानी वर्चस्व के मजबूत किलों पर सेंध लगाने की एक बहुत खूबसूरत कहानी है। यह कहानी यौन शोषण की बात करती है और यह कहानी यौन शोषण से भी ज़्यादा मुझे लगता है यह कहानी वनश्री से, मैं उसे बंसरी नहीं कहूँगी, मैं उसे वनश्री ही कहूँगी, यह वनश्री से पढ़ लिख कर एक प्रबुद्ध विश्लेषणात्मक वैचारिक इकाई बनने के अवसर छीनने के षड्यंत्रों की भी कहानी है कि किस तरह से वह स्कूल में पढ़ती है, लेकिन मास्टर जी उसे गणित नहीं सिखाना चाह रहे हैं। वह बार बार सवर्ण समाज के दबंग राघव को उसके सामने लेकर आते हैं कि देखो तुम्हें तो हमेशा अंडा मिलता है और ये लड़का कैसे पढ़ लेता है। वह संवेदना पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक इंटरेस्ट लेकर वनश्री को डांटने, डपटने, दुत्कारने, धिक्कारने की बजाय वह उसकी कमियों को, उसकी समस्याओं को सुनकर भी उसके भीतर गणित जैसे विषय के लिए एक रुचि पैदा कर सकते थे। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था दरअसल दलित कहे जाने वाले छात्रों के भीतर शिक्षा के प्रति अरुचि और वितृष्णा पैदा करने की ही एक संस्था बन गई है, जिसकी वजह यह है कि अभी हम अखबारों में देख रहे हैं कि विश्व भर में सर्वे हुआ है कि भारत के स्कूल, प्राइमरी स्कूल अपनी शिक्षा की घटिया परफॉर्मेंस के कारण विश्व में दूसरे नंबर पर है। तब यह कहानी मुझे लगता है कि यह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सर्व शिक्षा अभियान के आंदोलनों की खिल्ली उड़ाते हुए वस्तुतः दबे हुए सत्य को हमारे सामने लेकर आने वाली कहानी है। तो बातें मैं बहुत कह गई हूँ और समय भी ज़रूरत से ज़्यादा ले गई हूँ। 15 मिनट मेरे लिए नियत थे और मैं बहुत बोल गई हूँ। तो मैं फिर से तीनों रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं अपनी इस बात को यहाँ रेखांकित करना चाहती हूँ कि जब हम कहानी पढ़ते हैं तो दरअसल हम कहानी नहीं पढ़ रहे होते हैं, हम अपने समय का पाठ कर रहे होते हैं और अपने समय का पाठ करते हुए उसमें हम अपनी भूमिका को चिन्हना सीख लें और आत्मावलोकन करके समाज के पुनर्निर्माण के लिए हम पहल कदमी कर सकें। वह साहित्य का, कहानी का और पाठक के रूप में हमारा एक दायित्व बनता है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी जी। अब मैं रचना जी को उनसे आग्रह करूंगा आएँ और बहुत ही धन्यवाद दें सबको। संजय जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं तीनों हंस कथा सम्मान से सम्मानित लेखकों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। बर्मन साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप तीनों को यह सम्मान मिला, पर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है जो आबिद साहब ने भी कहा कि जब वो 10 या 12 कहानियाँ उनके पास पहुँची तो निर्णय करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसका मतलब ये कि हंस अभी भी वो मंच है जहाँ से हम लोग एक बहुत बेहतर साहित्य लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं और अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं कि स्तर को कायम रखें। इससे बेहतर तोहफ़ा राजन जी के लिए मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है और उसका पूरा श्रेय संजय जी को जाता है। नहीं जाता है जाता है तो लेखक को तो जाता ही है। लेखक जिस तरह की कहानियाँ हमारे पास आ रही हैं, जबकि संजय जी का अधिकतर ये रोना रहता है कि अच्छी कहानियाँ ही नहीं आ रही हैं। 100 कहानियाँ पढ़ो तो एक मिलती है, तो इसका मतलब कि हज़ारों कहानियाँ आ रही हैं तो हम 10-12 चुन लेते हैं। तो यही बहुत अच्छी बात है कि इतने लोग हंस को कहानियाँ भेज रहे हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि राजेंद्र जी का उद्देश्य हंस कथा सम्मान शुरू करने का ये था कि
नए लेखकों को, युवा लेखकों को प्रोत्साहन मिले, उनको लिखने का एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म मिले, लिखें लोग और लिखें। तो ट्विंकल जी, आप इतनी जल्दी तो आसानी से बच तो नहीं सकती हैं लिखना तो आपको पड़ेगा आप सबको। और यहाँ आकांक्षा बैठी हैं, योगिता जी बैठी हैं, वो आपको बताएंगी कि किस तरह सम्मान देने के बाद हम लोग पीछे पड़ जाते हैं तो कि कहानियाँ भेजो, कहानियाँ भेजो। तो अब इतनी जल्दी तो आपको, ये हम लोग की ये शर्त होती है सम्मान देने से पहले कि और कहानियाँ आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से हमें और बेहतर रचनाएं मिलती रहेंगी। वो तो मैं देने से रही, कहानियाँ ही दूंगी। बर्मन जी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, एक शब्द कहा, पर उस एक वाक्य कहा, पर उस एक वाक्य में बहुत कुछ कह गए कि इन कहानियों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अगर बर्मन जी और हमारे अन्य विक्रेता नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। तो इन लोगों का जो भूमिका है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि बर्मन जी रांची से आए हैं हमारे साथ, क्योंकि इन्होंने हन से 10 साल से जुड़े हुए हैं। और केवल पत्रिका ही नहीं, जो हमारी पुस्तकें आई हैं, जिस तरह रांची में उन्होंने इन पुस्तकों की सेल की है और कर रहे हैं, उससे हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। और हम लोग को लग रहा है कि हम ये पुस्तकें निकाल के शायद ठीक ही काम कर रहे हैं कि हम लोग को इसको इनकी आर्काइवल, हंस के आर्काइवल मटेरियल को हम लोग पुस्तक रूप में ला के, जिससे कि वो हमेशा के लिए बनी रहें आप लोगों के साथ, क्योंकि मुद्रित प्रतियां तो ख़त्म हो जाती हैं और मांग बनी रहती है। तो मेरे ख्याल से पुस्तकें निकालने का निर्णय, बर्मन जी आप बहुत अच्छा। हाँ जी तो आबिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मेहनत से सारी कहानियाँ पढ़ी, एक एक को इतना डिटेल में पढ़ी, उसका एक एनालिसिस किया और हम लोगों को इतना एक प्रॉपर्ली, जैसे आपने कहा कि पूरा लिख के एक एक उसका पॉइंट बता के, और आपने इतना समय हम लोग को दिया, आप यहाँ आए। मैं बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं और बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। रोहिणी जी तो हंस परिवार का एक हिस्सा ही मानती हूँ मैं उनको, तो जब मुझे लगता है मैं फ़ोन करके बोल देती हूँ बस अब आ जाइए। और इन्होंने कहा है कि अब मैं कह रही हूँ इनको कि अब इनको दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए, जिससे कि इनके हम और कार्यक्रमों में इनसे मिलते रहें। अभी कभी कभी दिखती हैं क्योंकि बहुत दूर रहती हैं, पर आप इतनी दूर से आई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इन तीनों कहानियों के जिस तरह विश्लेषण किया, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। आप सबका आभार यहाँ आने के लिए, और आशा है मुलाकात जल्दी होगी। पर अगली बड़ी मुलाकात हम लोग 28, 29, 30 अक्टूबर को 3 दिनों का 3 दिवसीय हंस उत्सव कर रहे हैं बीकानेर हाउस में। ये 3 पूरे दिन का एक लिटरेचर फेस्टिवल की तरह मान लीजिए, जो एक तो हिंदी साहित्य पे केंद्रित होगा, क्योंकि अधिकतर बड़े फेस्टिवल्स में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं थोड़ा सा साइडलाइन हो जाती हैं। तो ये महिला रचनाशीलता पर केंद्रित रहेगा। तो इसमें कई सारे सत्र हैं और हमारी एक फेस्टिवल कमेटी है, पर उन्होंने बोला है कि अब किसी को बताया ना जाए कि हम लोग कमेटी है, तो मैं नहीं बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। बट वो पूरा उसका एक रूपरेखा बन गई है और आशा करती हूँ कि आप सब उससे जुड़ेंगे, आएंगे। 3 दिनों का है, बहुत ही दिलचस्प कुछ सेशंस हैं और थोड़े अलग तरह के सेशंस हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब उसका हिस्सा बनेंगे। और ट्विंकल आप आएंगी, आप तो दिल्ली में ही हैं तो आपको तो आना ही होगा विजय। और आप जो भी बाहर रहते हैं वो लोग आके जुड़ें, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। पूरी हंस की टीम का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। वीना जी का जो एक्चुअली उनका रोल तो जो है वो सबसे ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह वो लेखकों के साथ, संजय जी के साथ पूरा कोऑर्डिनेट करके एक एक को जवाब देना, बात करना, तो वीना जी, प्रेमचंद जी, हारिस जी,
किशन, दुर्गा जी, नाजरीन जो हमारा सोशल मीडिया देखती हैं और आप तक खबरें पहुंचाती रहती हैं। अब हमारे साथ सूरज जुड़ गए हैं जो संजय जी की थोड़ी मदद करते हैं पहला राउंड चयन करने में। तो आप पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय जी आपका तो शुरुआत आपके धन्यवाद से, अंत आपके धन्यवाद से। धन्यवाद।